हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेकर आ गई हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए जिनका भी मेजर में पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान है। उनके लिए मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और पहले भी पूछे जा चुके हैं, वैसे क्वेश्चंस मैं आपको एक एक करके या अगर वेरी शॉर्ट होंगे तो कई सारे ऐसे मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, तो उसमें से ही हमारा फर्स्ट क्लास है जिसमें मैं आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। जो क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें। ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके पेपर में यानी कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप इसके साथ कैसे डील करेंगे। देखिए, अब हम देखते हैं कि इसका आप आंसर स्टार्ट कैसे करेंगे। तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनके पास आपातकालीन शक्ति होती है। ठीक है बेटा, उसी शक्ति का वर्णन करने के लिए इसमें कहा जा रहा है। देखिए, इसमें आप जब आंसर लिखोगे ना तो देखिए, असाधारण परिस्थितियों में, देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए ना कि आपातकालीन शक्ति क्या है। तो देखिए, असाधारण परिस्थितियों में जिन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है उन्हें संकटकालीन अधिकार कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि संकटकालीन मतलब कि जो आपातकालीन शक्तियाँ क्या है। तो आपातकालीन शक्तियाँ वो हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियाँ जब उत्पन्न हो जाती हैं तो जिन शक्तियों का वो प्रयोग करते हैं वे है उनकी आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, मतलब कि आपातकालीन शक्ति या फिर आप कहें संकटकालीन अधिकार है उनका। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में संकट काल की घोषणा कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति को कुछ जैसे कि ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं कि हाँ, जब ऐसी परिस्थिति होगी तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने संकटकालीन अधिकार की जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि वो परिस्थितियाँ क्या होंगी। ठीक है, तो देखिए, पहला, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट जब उत्पन्न हो जाएगा तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि अपने संकटकालीन अधिकार का उपयोग कर आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, युद्ध हो जाए किसी दूसरे देश के साथ या फिर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो ऐसे संकट में अनुच्छेद 352 के तहत क्या हो सकता है, आपातकालीन शक्तियों का जो है अधिकार राष्ट्रपति यूज़ कर सकते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरी अब स्थिति है, ये पहली आपने देख ली, 3 स्थितियां हैं, पहली देख ली। दूसरी देखिए कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न जो संकट हो जाएगा, अगर ऐसा संकट उत्पन्न हो गया कि जो राज्य है उसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है और संकट उत्पन्न हो चुका है, तो अनुच्छेद 356 के तहत क्या हो सकता है कि संकटकालीन अधिकार राष्ट्रपति अपने यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा देखिए क्या है ना कि वित्तीय या आर्थिक संकट अगर आ गया देश के ऊपर तो अनुच्छेद 360 के तहत क्या हो सकते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं अपने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि अपने वित्तीय अधिकार। ठीक है, अब देखिए आगे आ जाइए, अब हम लाइन बाय लाइन समझते हैं कि क्या है। तो देखिए, युद्ध एवं बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित जो संकटकालीन व्यवस्था है उसे देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था की थी कि यदि राष्ट्रपति को अनुभव हो रहा है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति व्यवस्था नष्ट हो रही है, भंग हो रही है या फिर भंग होने का भय है, ऐसा लग रहा है कि भंग हो सकती है, तो यथार्थ रूप से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर या इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर या इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो न जाए, ऐसी आशंका होने पर ना राष्ट्रपति संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकते थे। ठीक है, लेकिन संसद की स्वीकृति के बिना, मतलब कि जब संसद की स्वीकृति ना हो तो यह 2 माह तक ही लागू रह सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी और संसद की स्वीकृति नहीं है तो ये केवल 2 माह तक ही लागू रहती। ठीक है, और संसद की स्वीकृति मिल जाने पर शासन, मतलब कि अगर पहले तो देखिए संसद की स्वीकृति नहीं मिली तो सिर्फ 2 माह तक ही जो भी घोषणा की गई है वो लागू रहेगी। ठीक है, और अगर संसद की स्वीकृति मिल गई तो शासन जब तक उसे लागू करना चाहता है कर सकता है। ठीक है, अब देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, जिससे शासक वर्ग के द्वारा इन
संकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग न किया जा सके। ठीक है, तो देखिए प्रथम क्या है, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकालीन मतलब आपातकाल तभी घोषित किया जा सकेगा जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। ठीक है, द्वितीय, इस प्रकार का आपातकाल अब जैसे कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने या इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जाएगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। ठीक है, देखिए घोषित नहीं की जा सकती। अब देखिए तृतीय, ठीक है, पहला दूसरा आपने देख लिया। तृतीय है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत मतलब अलग अलग संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत, ठीक है, और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और लागू रखने के लिए प्रति माह मतलब कि प्रति 6 माह के बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, अब चौथा क्या है कि लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। ठीक है, आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किए गए 38वें संवैधानिक संशोधन को को भी रद्द कर दिया गया। ठीक है, जिसमें व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति द्वारा 352वें अनुच्छेद के अंतर्गत संकटकालीन घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार अब राष्ट्रपति द्वारा लागू की गई जो आपातकालीन घोषणा होती है इसे न्याय योग्य बना दिया गया है, अर्थात अब आपातकालीन घोषणा से संबंधित न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। ठीक है, दूसरा है, ये अभी तक हमने पहला देखा था ना, दूसरा कारण। तो देखिए संविधान के अनुसार संघीय सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से रक्षा करें। यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाए। अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से ये कि समाधान हो जाए, ऐसा लगे, ऐसा महसूस हो कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है ना, तो वह संकट काल की घोषणा कर सकते हैं। ऐसा संकट काल ऐसा संकट घोषित करने की विधि वही है जो अभी आपने प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए पढ़ी है। ठीक है, मूल संविधान के अनुसार संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 1 वर्ष कर दिया गया है। पहले क्या था 6 माह, लेकिन अब उसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1 वर्ष कर दिया गया है। देखिए, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इस अवधि को पुनः 6 माह कर दिया गया। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना, इस तरह ताकि आपको याद हो जाए। पहले 6 माह था, फिर 1 साल हो गया, फिर 6 माह हो गया। ये सब चीज़ें ना बेटा आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, तो अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत हिंट होगा तो आपको आगे याद करने में ज़्यादा मुश्किल या कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, देखिए 44वें संवैधानिक संशोधन से पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष थी, लेकिन अब इसे राज्य में 1 वर्ष के राष्ट्रपति शासन के बाद इसे और अधिक समय के लिए बढ़ाने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव संसद अथवा संसद के देखिए पहले क्या था कि जैसे कि अब इसे राज्य में 1 वर्ष के राष्ट्रपति शासन के बाद इसे और अधिक समय के लिए बढ़ाने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव जो है संसद द्वारा तभी पारित किया जा सकेगा कि इसे बढ़ाना है जब इस प्रकार का प्रस्ताव किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल लागू हो अथवा चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव होना संभव नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए वित्तीय संकट, ये आपका तीसरा और लास्ट है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या
साख की को खतरा है, ठीक है, तो वो मतलब कि वित्तीय संकट की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी घोषणा के लिए भी वही मतलब कि अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए निर्धारित है, ठीक है। देखिए, तो आप समझ गए होंगे कि देखिए 360 के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो गया ना कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख के को खतरा है, तो वो क्या कर सकते हैं, वित्तीय संकट की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं, ठीक है, लोगों द्वारा कि मतलब कि जो आपातकालीन शक्तियाँ ना उनके ऊपर, तो देखिए आलोचनाएं इस रूप में की जाती हैं कि मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है, संघीय ढांचे पर असर हो सकता है, राज्य की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो सकती है और अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है। पर आपातकालीन शक्तियों का औचित्य भी देखना होगा। देखिए, राष्ट्रपति की सुरक्षा हेतु केंद्र को उपयुक्त शक्तियां प्राप्त होना आवश्यक है, ठीक है, और दूसरा है कि राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकते। तीसरा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा में सामंजस्य आवश्यक है, और चौथा है कि आर्थिक संकट का सामना करने हेतु वित्तीय आपात की व्यवस्था आवश्यक है, ठीक है। तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो कि आपके मतलब कि पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में आपको पूछे जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इसका काफ़ी लॉन्ग टाइप में आंसर और काफ़ी इजी लैंग्वेज में आंसर दिया और समझा भी दिया है। तो चलते मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी।